नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। औद्योगिक क्षेत्र के नए युग में प्रवेश, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इससे न केवल दूरसंचार उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश, रोजगार और हाईटेक उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च प्रौद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। संचार मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के तहत ग्वालियर में होने वाला देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन एवं दूरसंचार विभाग भारत सरकार के बीच प्रस्तावित एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह एमओयू परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रायोजन कंपनी के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश में दूरसंचार विनिर्माण के नए युग की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से मध्य प्रदेश की दूरसंचार विनिर्माण के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान बनेगी। हमारे इस अनुबंध से देश की कई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारा राज्य आज सबसे तेज गति से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को देश के सबसे आकर्षक औद्योगिक निवेश स्थलों में विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है। परियोजना से एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को बड़े उद्योगों के साथ विकसित होने का अवसर मिलेगा, जिससे देश की दूरसंचार सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है, इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए और लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, सभी वर्गों के लिए और समूचे प्रदेश की चिंता कर रही है। हर सेक्टर में हमारे चारों महानगर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ऐसे में आज ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य सायंकाल दिल्ली में एक बड़ा हमारा एमओयू होगा। बीच में हमारे इसी अनुबंध के बलबूते पर टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को लेकर के पूरे देश की इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में निवेश करेगी। इससे में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे भी ग्वालियर और चंबल का अंचल हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी पे दतिया में 11,500 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस की एक इंडस्ट्री आने वाली है, जिसका हमको लाभ मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ हमारे बीते समय में शिवपुरी में 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने किया था, जो अडानी कंपनी उसके द्वारा होने वाला है। उसके साथ साथ गुना के अंदर भी और भविष्य की दृष्टि से लेदर पार्क से लेकर के सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों का पूरा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राज्य आज सबसे तेज गति से विकास और विकसित होने वाले राज्य में शामिल हुआ, जहां रोजगार पर कई प्रकार की इंडस्ट्रियों का पदार्पण हुआ है। देसी, विदेशी और प्रदेशी हमारी सभी प्रकार की इंडस्ट्री और उद्योगपति आकर के निवेश कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ चलिए। देश के अंदर माननीय मोदी जी का अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर नंबर 1 का स्थान बना है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रदेश में जितने ज्यादा उद्योग आएंगे, उतना रोजगार लोगों को मिलेगा, उतने रोजगार के द्वार खुलेंगे, उतने अवसर रोजगार के सृजित होंगे। इसी दिशा में और इसी पथ पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और ग्वालियर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन का। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लघु उद्योग भारती से अतीत अग्रवाल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रवीण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत में दीपक भंडारी जी से करूंगा। दीपक जी, जब इस तरह के उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा? 5,000 लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी देखा जाए तो कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे और कैसे आप इसको देख रहे हैं, सौगात को? देखिए, सौगात को मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ और बहुत अच्छी सौगात है ये, क्योंकि हम अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और यदि चाइनीज इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए, तो इससे बड़ी सौगात कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो सबसे पहली चीज सेमीकंडक्टर है इसमें, फिर दूसरी चीज इसमें जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और फिर तीसरी चीज है मोबाइल या टेलीकॉम जो भी इक्विपमेंट है, जो एक्सेट्रा। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया को जोड़ने वाले ये जो इक्विपमेंट है, अगर हम इन इक्विपमेंट में लीड लेते हैं तो हम इंडिया में भी जो दूसरे राज्यों से, चाहे हम नोएडा गुड़गांव में जो चल रहा है, हरियाणा में या यूपी में या बेंगलोर में जो चल रहा है, या चेन्नई में बहुत बड़ा प्लांट लगा है, वहाँ पे आईफोन बन रहे हैं हमने सुना है। इसके अलावा कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। अभी जो धोलेरा सिटी है वहाँ पे टाटा ने सेमीकंडक्टर की फॉक्सकॉन के साथ और इनके साथ टीसीएमसी जो कोरिया की कंपनी है उनके साथ मिलकर लगाया है। तो हम कदम से कदम मिला के चलने लायक हो जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार तो ये बहुत कम है, इससे कई गुना ज्यादा मिलेंगे। आज इंदौर में कंसंट्रेशन हो गया है उद्योगों का, तो अगर ये ग्वालियर में जाती है ये इंडस्ट्री, तो ये भविष्य की इंडस्ट्री है और आने वाले समय में ये बहुत ग्रोथ भी दिखाएगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल में ही है, आप देखिए आपके घर के फ्रिज में भी है, आपकी वॉशिंग मशीन में है, आपके टीवी में है, हर जगह है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत इसमें स्कोप है और आने वाले समय में ये बहुत फायदे का सौदा रहेगा। और चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी है उसका फायदा हमें मिलेगा और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ है सबसे ज्यादा होने वाला है बनिस्बत की जो दूसरी इंडस्ट्री है। हालांकि अभी ऑटोमोबाइल का भी एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है और कंजम्पशन भी जो कि इंदौर को उसका फायदा मिल रहा है, और ऑटोमोबाइल में भी ये चिप काम आती है। तो मैं इसका स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन अगर धरातल पे ये उतरे, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें क्या ब्यूरोक्रेसी रहेगी। और सरकार की मंशा तो दिख रही है, अच्छी है, और सही बात है कि आज टेलीकॉम मिनिस्टर भी एमपी के ही हैं, तो दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा दीपक जी, हम अक्सर देखते हैं कि जहां पर ज्यादा दुकानें होती हैं वहां पर लोग पहुंचते हैं। अगर कोई अलग से कोई दुकान खोल जाए तो वहां पर लोग कम जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब इतने सारे उद्योग, मतलब लगातार उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, उसकी बात भी की जा रही है, तो क्या लगता है कि अब इससे और ज्यादा उद्योग आकर्षित होंगे? देखिए, उद्योगों का आकर्षित होना कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बोला था कि लॉजिस्टिक का जो बहुत बड़ा खेल होता है, इंटरनेशनल ट्रांजिट हब का बहुत बड़ा एक खेल होता है। आज इंदौर जो हवाई अड्डा है वो इंटरनेशनल बन चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को टूरिज्म को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि जो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सीधे सीधे नहीं आते कि हमको पैसा लगाना है, वो एज ए टूरिस्ट के रूप में आते हैं। एक वो बोलते नहीं कि वो भेष बदल के आते हैं वो, तो वो टूरिस्ट के रूप में घूमते हैं और उसके बाद फिर वो एक माइंड मेकअप करते हैं। जो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगाने आ रहे हैं, तो वो सीधे नहीं बोलेंगे कि लो भैया मैं 100 अरब डॉलर लगा रहा हूँ, 200 अरब डॉलर लगा रहा हूँ। वो पहले, हमारी कहावत है कि तेल देखो तेल की धार देखो, तो वो भी वैसे ही आते हैं और उसके बाद वो माइंड मेकअप करते हैं। पहले वो आते हैं, उनकी टीम आती है। तो ऐसी घोषणाओं करने से मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, लेकिन उनको यदि फैसिलिटी मिले, उनको यहाँ पे एक, जैसे आप हांगकांग को देखिए या आप दुबई को देखिए, सिंगापुर को देखिए। सिंगापुर कितना छोटा है, लेकिन उन्होंने ट्रांजिट वीजा फ्री कर दिया 4 दिन के लिए। दुबई में भी ट्रांजिट वीजा बरसों तक फ्री रहा, और अभी भी अगर अपन अमीरेट्स से जाते हैं तो वो 4 से 8 दिन के लिए फ्री कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग यहाँ पे घूमने फिरने आएंगे और फिर साथ में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन लोगों को इंडिया ही लग रहा है। स्किल्ड वर्कर सबसे पहली जरूरत है और वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। टेक्नोलॉजी तो आएगी सही, क्योंकि अभी जो टाई अप्स हुए हैं, तो वो टाई अप एक ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक है, जिसमें काफी सारे स्टार्टअप्स और काफी सारे एमएसएमई भी जुड़ेंगे, जिनको हम एंसिलरी इंडस्ट्री हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज मिलके एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे और उस इकोसिस्टम से हमें ग्रोथ भी दिखेगी, हमें रोजगार भी मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अतीत जी, जब इस तरह के बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो छोटी कंपनीज को किस तरीके से फायदा होता है? छोटे स्टार्टअप्स को कैसे लाभ मिलेगा?
देखिए, जब पूरा इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम जब डेवलप होता है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो वो अपने स्वयं के दम पर थोड़ी काम कर पाएगी। वहां पर जो लोकल नेटवर्क है, लोकल सपोर्ट है, वो भी उसको लगेगा ही। और जब लोकल सपोर्ट, लोकल नेटवर्क चाहिए उसको, तो निश्चित रूप से उससे संबंधित इंडस्ट्री वहां पर डेवलप होती है। आज सिर्फ भूमि अगर कोई बड़ी एक कंपनी ले लेती है तो उसके आसपास जो है वहां पर लॉजिस्टिक का सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर्स डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो वहां पर जब इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब इंडस्ट्री खड़ी करना है तो उसके लिए सारे वेंडर्स जो हैं वो अपना अपना योगदान उसमें देते हैं। उससे संबंधित जब फैक्ट्री चालू हो जाती है तो वो हर बड़ी इंडस्ट्री सारा उत्पादन खुद नहीं करती है। वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से ही लेकर आगे अपना माल तैयार करके देती है। अब अगर इस तरीके की जो चीजें हैं, अपने जो मोबाइल उपकरण है, नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर है, राउटर, एंटीना, इस तरीके की जब चीजें वहां पर बनेंगी तो इससे जो जो भी इनमें उपकरण लगेंगे या जो छोटे पार्ट्स लगेंगे वो तो है ही, उसके साथ में जो है वेंडर यूनिट्स भी डेवलप होंगी और सेवा की जो क्षेत्र की इकाइयां हैं वो भी खड़ी होंगी। जी ठीक है रवि जी, ये जो इंडस्ट्री आएगी जब जी साहब। जब स्थापित होगी तो व्यापारी वर्ग को इससे किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आज जो एमओयू साइन हो रहा है और इसमें ग्वालियर के सपूत और केंद्रीय मंत्री जो इस समय टेलीकॉम मिनिस्टर हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आपके प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति जो औद्योगिकरण की है और मध्य प्रदेश को लेकर है, इन सब आभार व्यक्त करता हूं। वो इसलिए भी करता हूं कि ये टेलीकॉम का जो हब वो है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो ग्वालियर में स्थापित हो रहा है। और ग्वालियर के अंदर जो स्थापित किया जा रहा है जिसमें 350 एकड़ में ये करीब रहने वाला है। और मुझे लगता है कि देश का ये पहला टेलीकॉम हब बनने जा रहा है जो ग्वालियर में बन रहा है। ये ग्वालियर के लिए भी गर्व की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। अब इसके आने से सबसे बड़ी बात जो इस बात को लेकर आशंका जताई जाती है कि ये एमओयू साइन तो हो रहा है कि धरातल पे कितना उतरेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली के ऊपर और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो लगन होती है किसी भी प्रोजेक्ट को जिस तरीके से वो मॉनिटरिंग करते हैं, उसके हिसाब से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्वालियर के अंदर ये निश्चित समय में, तय समय में स्थापित होगा। बाद जो ग्वालियर के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यापारी को व्यापार और जो एंसिलरी यूनिट है जो लोग कहते हैं वो लघु उद्योग भी इसमें इसको बढ़ावा मिलेगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय टेलीकॉम में मोबाइल की जो क्रांति है, मोबाइल सबसे बड़ी मार्केट इस समय पूरी दुनिया की है। तो मोबाइल और जो इस तरीके से जो इनके ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो हैं, इन सबको लेकर एक बड़ा उत्साह ग्वालियर के अंदर होगा। और जिस एरिया में ये बसाया जा रहा है इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो सारा में है और सारा जो ग्वालियर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जो श्रीमंत माधोराव सिंधिया जी के नाम से है, तो वो क्षेत्र भी विकसित होगा। इससे निश्चित रूप से ग्वालियर के अंदर एक नई खुशहाली तो आएगी और ग्वालियर के माध्यम से पूरे देश इससे लाभान्वित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अतीत जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, प्रवीण जी की बात से। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि परियोजना धरातल पर आएगी, क्योंकि इसके लिए जो एसपीवी बनेगी उस एसपीवी में जो है मध्य प्रदेश सरकार की 51% हिस्सेदारी और केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी रहेगी। तो ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट के हिसाब से इसको धरातल पर तो आना ही है। यही डबल इंजन की सरकार की अपन जो बात करते हैं वो परिलक्षित होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन सरकार जो है, अभी मोहन जी की जो सरकार है, आप देखिए कि दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। पहले चरण में अलग अलग जगह रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करके और सब जगह करके उद्योग का एक माहौल बनाया गया। दूसरे चरण में जब ये प्रवेश किया है तो इसमें आप देखिए कि सेक्टर वाइज जो है, पहले धार में पीएम योजना टेक्सटाइल सेक्टर को किया, फिर जो है अपना डिफेंस सेक्टर को किया, अब ये टेलीकॉम सेक्टर में इस परियोजना की विशेषता ये रहेगी
ये जो निम्न राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, जो अपनी राष्ट्रीय लेवल की जो परियोजनाएं चल रही है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, इन तीनों के साथ समन्वय करके ये बनेगी तो एक बहुत बेहतर कार्य करेगी और मध्य प्रदेश को अपने आप में एक नया आयाम दिलाएगी। ठीक है दीपक जी, अभी आप लॉजिस्टिक्स को लेकर बात कर रहे थे। देखिए जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री आती है तो लॉजिस्टिक्स का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको सामान लाना है, ले जाना है, तमाम सारी जरूरतें आपको पड़ेंगी। उसके लिए हालांकि सरकार लगातार काम कर रही है, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं, कई जगह पर उनको लेकर काम चल रहा है, कई जगह बनाई भी गई है। तो क्या अब लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी एक नया हब मध्य प्रदेश बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो नया हब की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शुरू से ही बना था। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का आपने नाम सुना होगा। तो वो उस समय बनाया गया था और उसने पूरे मध्य प्रदेश को पूरे इंडिया से जोड़ा था। लद्दाख से लेके तो आपके केरल तक, वो नॉर्थ ईस्ट भी उसमें आ गए थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो था वो चिकन नेक वाला जो पोर्शन था, वो भी कहीं ना कहीं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सड़कों से, और फिर अभी भारतमाला जो चल रहा है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो आगे का व्यू पॉइंट है, एक मल्टी ट्रांजिट लॉजिस्टिक हब जो धोलेरा में बना रहे हैं, जो कि वेस्ट पोर्ट है इंडिया का, और एक ग्रेटर निकोबार का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि ईस्ट पोर्ट है। तो इससे क्या रहेगा कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, तो ये दोनों जो पोर्ट रहेंगे ये इंटरनेशनल लेवल के, और मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बड़े पोर्ट डेवलप हो रहे हैं। ये जो अभी केंद्र सरकार की जो योजना है, अगर आप देखें कि जो ग्रेटर निकोबार पोर्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये आगे आने वाले 50 सालों में इसका जो रेप्लिकेशन हम देखेंगे वो बहुत ह्यूज लेवल पे होगा। और उस जब रेप्लिकेशन में हम देखेंगे कि आज जो 2000 या 98 में जो अंडर सी केबल डली थी इसके ब्रॉडबैंड के लिए या जो इंटरनेट के लिए, वो अंडर सी केबल उस समय के हिसाब से लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा केबल डल गई, इतनी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज जब हमने डेटा क्रांति देखी, इंडिया में सबसे ज्यादा डेटा आज यूज हो रहा है, तो वो अंडर सी केबल पे भी इतना लोड है, और आज वापस से फाइबर ऑप्टिक की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। तो जब नई केबल डलेगी, क्योंकि अब वो भी पुरानी हो गई, 25 साल पुरानी केबल है, और फिर समुद्रों में जो समुद्री प्राणी होते हैं वो भी उसको डैमेज करते हैं। उसके अलावा भी दूसरे कारण हैं, आज युद्धों में बहुत सारी अंडर सी केबल डैमेज हुई है। तो ये जब डिमांड इसकी आने वाली है, जो भविष्य के 25 साल या आने वाले 50 वर्षों के लिए, तो वो चीज को हम यहाँ से कैटर करेंगे मध्य प्रदेश से। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। आप देखिए कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा बोलते हैं कि ब्रॉडबैंड तो हम जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे ये ब्रॉडबैंड है। तो ये सब चीज लॉजिस्टिक पे डिपेंड करेगी। तो वो लॉजिस्टिक वर्चुअल लॉजिस्टिक हो गया, और ये जो लॉजिस्टिक है ये ऑफलाइन या एक्चुअल लॉजिस्टिक हो गया। और इसको कनेक्टिविटी मिलेगी डेटा सेंटर से। तो डेटा सेंटर यूरोप और अमेरिका में तो पिछले 15 सालों में बनते जा रहे थे, लेकिन अब आने वाले समय में इंडिया में डेटा सेंटर की भी क्रांति आने वाली है। तो उन डेटा सेंटर में तो मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। हाँ, तो ये सारे इक्विपमेंट हम इंडिजीनियसली भी, इनकी डिमांड बहुत रहने वाली है। इंटरनेशनल की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन जो इंडिया में आने वाली जो ग्रोथ है वो ये सारे इन्हीं इक्विपमेंट के दम पे आगे हम लोग उसको सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी ये इंडस्ट्री? प्रवीण जी। जी जी जी, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे समीपवर्ती जो प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें या राजस्थान देख लें, इन सबको भी लाभान्वित करने वाली है। क्योंकि जीएसटी आने के बाद अब ये बाध्यताएं खत्म हो गई हैं, प्रदेश की सीमाओं का कोई बंधन नहीं रहा है। तो ये जो हमारे समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में जैसे आगरा है या इधर झांसी है, राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर, मतलब ये जो पूरा सीन है, ये मुझे लगता है कि ये देश के अंदर एक नई क्रांति लेकर आने वाला कदम होगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की बात जो करते हैं, मुझे लगता है कि वो आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बढ़ता हुआ कदम है। और जो टेलीकॉम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बात चल रही है, अभी हाल ही में जब हमने एक युद्ध देखा था
तो उसके अंदर आप देखिए कि वहां से जो चिप आनी थी उसकी वजह से हमारे यहाँ गाड़ियों का प्रोडक्शन घट गया था, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी, या मोबाइल के अंदर भी रेट्स एकदम से बूम हो गए थे। तो ये सारी चीजें से कभी सामना होगा, और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर प्रदेश, ये पूरा आत्मनिर्भर जब होगा तो ग्वालियर के लिए तो बहुत स्वर्णिम समय है, मध्य प्रदेश के लिए भी स्वर्णिम समय है, और देश के लिए भी स्वर्णिम समय है, ऐसा मानता हूं। ठीक है अदिति जी, हम अक्सर देखते हैं कि आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवा पलायन करते हैं, दूसरे बड़े शहरों में पहुंचते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो क्या अब उस पर भी अब जो है विराम लगेगा, पलायन रुकेगा इससे? देखिए बिल्कुल, जब ग्रोथ होती है तो कौन युवा या कोई भी व्यक्ति है वो बाहर जाकर काम करना थोड़ी चाहेगा, जब घर के आसपास ही उसको बेहतर जॉब उपलब्ध है तो कोई क्यों जाएगा। ये जो परियोजना है ये एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगी। आपने अगर इस परियोजना के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया हो तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वहां पर जो है अधोसंरचना विकास इतना होगा कि जो प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल प्रोडक्ट निकलना, वहां तक की पूरी व्यवस्था है इसमें। तो लोग तो लगेंगे ना, अगर अपने यहाँ पर कौशल पूर्ण व्यक्ति उपलब्ध है तो बाहर के लोगों को प्राथमिकता थोड़ी मिलेगी। और सरकार ने जो नीतियां बना रखी है उसमें भी 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। तो स्थानीय स्तर पर तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। स्थानीय से मेरा यहाँ आशय पूरे मध्य प्रदेश से है, सिर्फ ग्वालियर लाभान्वित नहीं होगा, पूरा एरिया इससे लाभान्वित होगा। ठीक है दीपक जी, मैं अभी कल ही हमने डिबेट की थी कि पीएम श्री महाविद्यालय जो है वहां पर एआई के कोर्सेज मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। तो अब ये एक और बड़ी सौगात, अब यहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाएगा, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का हब मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो एक और ये उद्योग लगाया जा रहा है, दूसरी ओर एआई के से स्किल्ड लोगों बनाया जा रहा है, यानी कि उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक उद्योग लगाते हैं और उसके पहले की पूरी भूमिका भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच लेते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कहां से युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो एक पूरी लाइन तैयार कर लेते हैं। तिवारी जी, आज से 4 साल पहले आपने एआई के बारे में सुना था क्या? देखिए, एआई इतनी तेजी से आएगा किसी को भी आशंका भी नहीं थी या अनुमान भी नहीं था। आप देखिए कि टीसीएस जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने 35,000 एम्प्लॉयज को निकाला। ये कभी सोचा था? हम तो देखते थे कि टीसीएस हमेशा हायरिंग करती है, लेकिन एआई के आने के बाद पिछले 4 सालों में ये हुआ है। और टीसीएस तो एक बड़ी कंपनी है, उसके अलावा भी आप देखिए कितनी कंपनियों में कितने ले ऑफ्स हुए हैं, वर्ल्ड वाइड हुए हैं। तो आपने ये भी देखा कि कोरोना के पहले जो एक मार्केट था उसमें चिप की वैल्यू इतनी नहीं थी, लेकिन कोरोना के समय जब पूरा सब कुछ ऑनलाइन हो गया और जब कोरोना खत्म हुआ तब पता चला कि यार ये तो चिप क्राइसिस है। एनवीडिया कंपनी टॉप 15 या मतलब टॉप 20 में भी नहीं थी एनवीडिया कंपनी। लेकिन कोरोना के बाद आप देखिए एनवीडिया की ग्रोथ, पिछले 4 या 5 सालों में एनवीडिया टॉप कंपनी बन गई। आज मतलब माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल उन सबसे आगे, वो सिर्फ चिप बनाती है, वो कोई पूरी मोबाइल भी नहीं बनाती है। कारण आपको पता है एआई। तो एआई और ये चिप, सेमीकंडक्टर, ये सब मिलके एक नया जो भी इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे वो बना रहे हैं। और वो भविष्य का जो दुनिया होगी जिसमें ह्यूमन रोबोटिक्स पे ज्यादा वर्क होगा, मशीन लर्निंग पे ज्यादा वर्क होगा। तो जब ये सारे काम होंगे तो उसकी बैकबोन में यही सब चीज होगी। तो नो डाउट इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेज, यहाँ तक कि जो 10+2 के जो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, उनको भी इन सब चीजों को इनकलकेट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही रोजगार सृजन भी होगा और उसके साथ ही एक स्किल डेवलपमेंट के साथ कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है प्रवीण जी, कैसे देख रहे हैं आप सरकार के इन प्रयासों को लेकर, क्या कहेंगे? प्रवीण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए प्रवीण जी से संपर्क
नहीं हो पा रहा और समय भी होगा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अतीत जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद और रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश को अब टेली कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है और तमाम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। 5,000 रोजगार की बात कही जा रही है, इससे ज्यादा भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो कई हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे। छोटी जो कंपनियां हैं वो भी लाभान्वित होंगे, नए स्टार्टअप्स भी इस दौरान देखने को मिलेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ऐसे उद्योग मध्य प्रदेश में ला रही है जिससे एक मास लेवल पर जो है वो रोजगार सृजित हो। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।